हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर 5। जो हमारा चैप्टर 5 है वो क्या है? जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा हिमवृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जब पानी कहीं किसी खुली जगह पर एकत्रित हो जाता है तो वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, जब उस सूर्य का ताप उस पर पड़ता है तो उसके कारण से क्या होता है, वो वाष्पित होकर के बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को और फिर वो वापस क्या होता है, फिर धरती पर वर्षा के रूप में या हिम सहिम के रूप में वापस धरती पर आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। जैसे कि हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, इसको हम देख सकते हैं। जल चक्र का चित्र हमको दिखाया गया है। पहले यहाँ पर पानी जमा होता है, फिर ये वाष्पित होकर संघनन होता है, फिर उसके बाद में वर्षण और वहाँ होकर के वापिस हमें धरती पर प्राप्त हो जाता है। थलशाला क्या होता है? यह छोटे छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। अपनी थलशाला बनाएं। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं। विश्व प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ हमको यहाँ पर इस मैप में दी गई है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं मैप को, कि यहाँ पर जो हमारी नदियाँ और जो समुद्र वगैरह, झीलें वगैरह इसमें बताई गई है। अब हम आगे देखते हैं। जल का वितरण। हम सभी जल जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल का वितरण प्रतिशत दिया गया है। महासागर में 97.3, बर्फ छत्रक 02.0, भूमिगत जल 00.68, झीलों का अलवण जल 0.009, स्थलीय एवं समुद्री नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल 0.0019, नदियाँ 0.0001। तो टोटल कितना यहाँ पर 100 होता है कुल मिलाकर के हमारा। अब हम देखते हैं इसको साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम इस क्रियाकलाप को देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लवणता। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इजराइल की मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। क्रियाकलाप। 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेल जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरों में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखेंगे कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं।
9 चम्मच बर्फ छत्रक, 2 चम्मच भौमजल, 1/2 चम्मच अलवण जल की झीलें और 1 बूंद नदियाँ। लवण जल का वितरण। तो हम देखते हैं जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जल के लिए द वाटर यू ड्रिंक, मैनी मेजर रिवर इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, गंगा अमोंग 10 डाइंग रिवर्स। हम यहाँ पर देख सकते हैं जल के बारे में कितनी सारी सूचनाएं एकत्रित की गई है। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए अपने घर में और स्कूल में। महासागरीय परिसंचरण। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के वितरण। महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है या कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रशांत महासागर का हमको यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। आगे देखते हैं हम, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमको चित्र दिखाया गया है तरंगे का। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल जोहरी तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगे के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने 9.0 पर मापी गई थी। भारतीय प्लेट बार्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इसका कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके महत्वपूर्ण जो परिणाम स्वरूप क्या हो सकते हैं? हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि सर्वाधिक क्या हुए? प्रभावित हुए।
यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो इसे भाटा कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं लघु ज्वार भाटा। यहाँ पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य एवं चंद्रमा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृद्ध ज्वार कहते हैं। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये सब कैसे एक ही सीध में, तो इसलिए क्या होता है इस टाइम पे जो ज्वार आता है उसे क्या कहते हैं हम वृद्ध ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में। लघु ज्वार भाटा, ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जांच को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार फिश पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक फिश तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप जो वहाँ पे मछुआरे रहते हैं बिना कठिनाई के फिश पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हम यहाँ पर इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। लघु ज्वार भाटा एवं वृहत ज्वार भाटा की कैसे हमको चांद और सूर्य के स्थान के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको मानचित्र में हम देख सकते हैं। महासागरीय धाराएं के चित्र हमको यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस मैप के द्वारा हम देख सकते हैं इसको। जब गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।
अब हमें अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है, ऐसे हमको महासागरीय धाराएं आदि क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।